चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की संख्या पद्धति की चौथी क्लास है। 2-3 दिन तक थोड़ा हम आउट ऑफ स्टेशन थे तो आपकी क्लास नहीं ले पाए। और बाकी दिनेश सर, रवि सर ने क्लास ली थी आप लोगों की और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी क्लास हुई थी। तो आज हम संख्या पद्धति की जो चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो हमने तीसरी क्लास में कहाँ पे आपको ड्रॉप किया था, कहाँ पे आपको लटका दिया था मेरे प्यारे बच्चों, उससे आगे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने तीसरी क्लास के एंड में देखा था कि कोई संख्या दी गई होगी, उस संख्या के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होते थे उसको देखा था। जैसे मैंने कहा था कि 120 के कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे, यानी 120 को कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने रूल में क्या देखा था कि उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से तोड़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने 120 को 2 से काटना शुरू किया, 60 आया, फिर 60 को 2 से काटा, फिर यानी 2 से काटने की प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई सम संख्या विषम संख्या में ना परिवर्तित हो जाए। अब 15 की बारी आई, 15 को 2 नहीं काटेगा, विषम संख्या है। अब हम 3 से काटेंगे, फिर 5 को कोई नहीं काट पाएगा, केवल 5 को छोड़ दिया जाए। तो यानी अब 1 2 3 4 5 यही टोटल आपकी क्या हो गई थी, 120 की कुल अभाज्य खंड या कुल अभाज्य संख्या हुई थी। यहाँ तक हमने बात की थी। अब हमें ये लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई संख्या दी गई है तो उसके भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। जैसे अगर कहा दिया जाए कि 120 को कुल कितनी संख्याएं काट सकती हैं, तो कुल कितनी संख्याएं काट सकती हैं, तो उसमें आपकी सम संख्याएं भी आ जाएंगी, उसमें आपकी विषम संख्याएं भी आ जाएंगी, उसमें आपकी भाज्य भी आ जाएंगी, उसमें आपकी अभाज्य भी आ जाएंगी। तो हमने रूल क्या बताया था, अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो रूल मैंने कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या दी जाएगी उसको क्या करना है, टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, कुल अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और उनको पावर के रूप में लिखते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखिए जरा कॉन्सेप्ट में, लिखते रहे प्यारे बच्चों। उससे आप लोग खजोट हो गए हैं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा पढ़ाई कीजिए। हाँ, पगला गए हैं आप लोग। तो लिखिए जरा, किसी भी दी गई संख्या में, किसी भी दी गई संख्या में भाजकों की या गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। ठीक, चलिए तो रूल में क्या लिखना है, उससे पहले जरा क्वेश्चन पे चर्चा हो जाए तो फिर रूल आप लोग लिखिएगा। ठीक है बेटा, छापना शुरू मत कीजिएगा, अभी लिखिएगा मत। जैसे मैंने बोल दिया कि निम्नलिखित संख्याओं में टोटल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, या उससे पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि 120 को कुल कितनी संख्याएं पूरी विभाजित करती हैं, या 120 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। चलिए तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके पहले 120 का टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। चलिए 120 का करते हैं, 60 हो जाएगा, फिर 30, फिर 15, फिर 3 से करेंगे 5 10। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों 120 का अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी मेरे प्यारे बच्चों 120 को इतने प्राइम फैक्टर आपके दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 लोग हैं ये 120 के कुल प्राइम फैक्टर हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी 120 को जो काटने की संख्या दिख रही है, 120 को कुल कितने लोग काटेंगे, उनमें केवल अभाज्य खंडों की संख्या दिख रही है या अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। और मेरा टॉपिक था
कि 120 को कुल कितने लोग काट सकते हैं। तो यानी क्या करना होगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे जैसे किया है। फिर क्या करेंगे बेटा, इनको पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे तो कितनी बार लिखा गया है, 2 लिखा गया है 3 बार, तो 2 पर 3 हो जाएगा। फिर बेटा 3 कितनी बार लिखा गया है, 1 बार। 5 कितना लिखा गया है, 1 बार। अब क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, अब कुल भाजकों की संख्या। तो कैसे निकलेगा बेटा, ये पावर जो भी लिखे गए हैं उन्हीं पावरों में प्रत्येक पावर में एक एक ऐड करते जाएंगे। 3 में 1 जोड़ दिया, फिर 1 में 1 जोड़ दिया, फिर 1 में 1 जोड़ दिया। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 × 2 × 2। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि 120 को 16 लोग काट सकते हैं, अर्थात 120 कुल 16 संख्याओं से पूरी विभाजित हो सकती है। ठीक, अब लिखिए रूल। बेटा छापना मत अभी, लिखिए रूल। लिखिए सबसे पहले दी गई संख्या का, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद उसको पावर के रूप में लिखकर, बेटा पावर का मतलब घात होता है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी होगी और इंग्लिश आनी भी चाहिए, है ना। तो टेट के विद्यार्थी इस पे खास कर ध्यान देंगे, क्योंकि आपके टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। बाई बैड लक की एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है, तो बस हो ही जाएगी इन दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ। तो आपने अगर देखा होगा तो संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन आते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। 2011 से लेकर अभी तक के पेपरों का अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपने, है ना। मतलब मिनिमम एक एवरेज में 7-8 क्वेश्चन हो ही जाता है। तो और बेटा नंबर सिस्टम जो पूरी अर्थमेटिक है उस पूरे चैप्टर की एक बेस है, तो इसलिए बड़े आराम से सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। और यकीन मानिएगा कि जब आप संख्या पद्धति पढ़ चुके होंगे तो आप टेट, सी टेट, कुछ भी कोई भी वनडे का एग्ज़ाम भी होगा तो उसमें संख्या पद्धति किस रूप में आई होगी, आपको लगाने में, बताने में, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा यकीन है। अब मेरे प्यारे बच्चे जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें पढ़ चुके होंगे उनसे ज़रा पूछिएगा आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि पूरा का पूरा पेपर हमारे थ्योरी से आया था, हमारे नोट से आया था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बच्चे से आप इसको आके डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उस पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम दिखाते हैं और उस पर हम क्वेश्चन जो डिस्कस कराते हैं और बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं। अब आप ही सोचिए कि नंबर सिस्टम को मैं पढ़ाऊंगा कम से कम 10-12 लेक्चरों में, है ना, 10-12 पार्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब कि एक भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं, है ना। वरना होता क्या है कि मैं संख्या पद्धति को चाहूँ तो 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर सकता हूँ, जैसा कि हम उन लोग करते भी हैं। बट बेटा फिर क्या होगा कि अगर संख्या पद्धति से कोई कॉन्सेप्ट आएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पक्का उसको नहीं लगा पाएंगे, आप यकीन मानिए नहीं लगा पाएंगे, है ना। किसी भी टॉपिक की बात है, अगर बेस ही नहीं क्लियर है यार तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए लिखिए, क्या लिखा आपने? अच्छा, तो हाँ मिला लीजिए कि सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उसको पावर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद सभी पावर में एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा कर देते हैं और यही दी गई
संख्या के कुल भाजकों की या कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। निम्नलिखित में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भैया आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें, चेयर और ना घुसकाएं यार। भैया ऑफलाइन आप तो बैठ के मौज काट रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, तो तुम लोग चोरुआ खा ले। भैया जो बेचारे ऑनलाइन बच्चे भी पढ़े ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए पंडित जी, तो आप तो बहुत बड़े खजूट हो गए आप। चलिए तो देखिए जरा, हमने कहा कि निम्नलिखित संख्याओं में या निम्न में कुल भाजकों की या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया 120, दूसरा दे दिया, छोटा सा दे दिया आपको 1080, तीसरा दे दिया 100। चलिए छोटा छोटा है, तो एक को तो मैंने लगा ही दिया, दूसरा आपके पास समय है 10 सेकेंड का या मैक्सिमम 1 मिनट का, लगा के दिखाएं। चलिए कॉपी करते जाइए। एक और कर लीजिएगा, बाकी उसको करते रहिएगा, नोट्स में लिखते रहिएगा। चलिए मैं बता देता हूं। जैसा मैंने कहा बेटा कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले दी गई संख्या का टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमारा है 1080, अब बेटू इसको क्या करो, 2 से काटना शुरू करो। अब 1080 को 2 से काटना शुरू करोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। भैया काटना तो आना चाहिए, है ना, पहाड़ा वहाड़ा याद हो जाए आप लोगों को। तो मास्टर बनने आए या पहाड़ा याद ही नहीं है। ठीक है, 270, फिर 270 भी 2 से कटेगा, बेसिकली कटेगा, तो काटने के बाद कितना हो जाएगा 135। अब 135 को 2 नहीं काट पाएगा, फिर हम जाएंगे 3 के पास। तो जब 3 से देखें कटेगा नहीं कटेगा, तो कटेगा, क्योंकि बेटा कोई संख्या 3 से तब कटती थी जब उनके अंकों का योग 3 से कट जाता था। जैसे 1 और 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ोगे तो पक्का 9 हो जाएगा, और 9 को क्योंकि 3 काट दे रहा है तो इसका मतलब 135 को भी 3 काटेगा। बताऊंगा आगे। चलिए, तो अगर 3 से काटा जाएगा 135 को 3 से काटो जरा, जैसे 3 चौक 12 हो गया, एक हासिल बची होगी। ठीक है, देखिए 12 के बाद 1 उतारोगे 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 के बाद क्या हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगी 15, तो 3 5 है 15। अभी भी 45 को 3 काटेगा, पक्का काटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, यानी 15 3 45। अभी भी 15 को 3 काटेगा 5, बट अब 5 को 3 नहीं काटेगा। तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1080 के टोटल प्राइम फैक्टर 7 दिख रहे हैं। तो बेटा हमने टोटल प्राइम फैक्टर नहीं पूछा था, हमने पूछा था कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या में मेरे प्यारे बच्चों सम संख्याएं भी होंगी, विषम भी होंगी, अर्थात भाज्य और अभाज्य दोनों होंगी। तो यानी 2 कितनी बार है बेटा, 3 टाइम। 3 कितनी टाइम्स है, 3 भी 3 बार है। 5 कितनी बार है, 1। तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर इनको लिखने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद सभी को पावर के रूप में लिख लेना है। 2 मेरा 3 बार है तो 2 पर 3, 3 मेरा 3 बार है 3 पे 3, 5 मेरा 1 टाइम है तो 5 पर 1। अब जो जो पावर है बेटा सभी में 1 1 जोड़ते चले जाओ। अब कितना हो गया, 4 फिर 4 फिर 2, तो 4 करने में 4,
4 चौक 16, 16 दूनी 32। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1080 को 32 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूरी पूरी क्या करती होंगी, विभाजित करती होंगी। यानी 1080 कुल 32 संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता होगा। तो इसको छापे जरा, और 100 की बात जो है आप लोग खुद लगाइएगा, लिखिएगा। चलो कॉपी कर लो फटाफट। बाकी मेरे पास कुछ पेपर्स के क्वेश्चन बचे हुए प्रीवियस पेपर्स के, तो मैं उसको डिस्कस करता जाऊंगा, है ना। तो आगे उसकी बात होगी। हो गया बेटा? तो यानी भाजकों की संख्या ज्ञात करना थोड़ा सा आ गया, ठीक है। और वैसे आपके पेपर्स का जब मैं डिस्कशन कराऊंगा तो जो टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने की बात थी उसमें 4 तरीके से क्वेश्चन बनते थे, तो उसका डिस्कस मैं आगे करूंगा। वो पेपर के साथ ही करना चाहता था मैं, इसीलिए उसको रोक दिया हूँ। और काफ़ी क्वेश्चन मेरे प्रीवियस पेपर्स के हैं भी, तो उसकी बात करूँगा आगे चल के, तो उसकी बात होगी भी आगे। चलिए एक आ जाता है, जब आप भाजकों की संख्या के बारे में देख रहे हैं तो क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उसको भी देखते जाएं। चलिए लिखिए जरा टाइप थर्ड, सॉरी कॉन्सेप्ट लिखिएगा। चलिए हटा दो इसको, ठीक। अब देखिए बेटा, अब यही कहानी कुछ हटके जब पूछना शुरू करता है तो फिर उसको जरा देखें। जैसे इसमें केवल एक संख्या दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1040 दिया, 1080 दिया, 500 दिया, कुछ भी दिया, तो इसमें केवल इतना दे रहा है कि इसको कुल कितनी संख्याएं काट सकती हैं। लेकिन आपके पेपर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 500 से लेके 1000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं, 3 से कटती हैं, 4 से कटती हैं, कुछ इस तरीके से दे देता है। या फिर कह देगा कि 500 से लेके 1000 तक की कुल कितनी नंबर दे दिया कि 1000 दे दिया, कुछ भी दे दिया, 1000 और 5000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटती हों, 5 से भी कटती हों, 7 से भी कटती हों, तो उनकी संख्या मुझे देखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा लिखिए कॉन्सेप्ट में, लिखिए दी गई संख्याओं के बीच पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। तो बेटा इस पे काफ़ी रूल हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं इसको लगाने के, हल करने के, बट मैं आपको इजी वे में बताऊंगा कि जो आपको एग्ज़ाम में आसानी से आ सके और आप उसको करेक्ट कर सकें। वरना जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो एपी का रूल भी यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आसानी से लग जाएगा कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ दिस। बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा। उसकी एडवांस मैथमेटिक्स जो बच्चे हमारे एनडीए के होते हैं या फिर आगे के बच्चे जो होते हैं जिनकी एडवांस मैथमेटिक्स आती है, उनके रूप में उनको जिक्र करता हूँ। फिलहाल मुझे खाली इतना देखना कि हम इसको कैसे करेक्ट कर लें। तो हम इसकी शुरुआत क्वेश्चन से ही करते हैं। अभी लिखना मत, जैसे मैंने लिख दिया 100 और, बेटा कुछ भी लिखना मत अभी, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो रही हैं, जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो एक तरीका है बेटा कि मैं इसका सीरीज बना लूँ। सीरीज मतलब एपी की सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी।
100 को 3 पूरा पूरा नहीं काटेगा, 101 को भी नहीं काटेगा, 102 को काट देगा। क्यों? इनके अंकों का योग 3 से कट जा रहा है। तो मैंने अभी बताया कि मैं आपको एपी का, जीपी का, ये जो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा आपके लेवल की। तो तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो हमारा रूल है, प्यारा सा रूल है, इसको हम बाबा रामदेव मेथड बोल रहे हैं, आराम से बड़े आसानी से लग जाते हैं। ये हमारे स्वदेशी मेथड है मेरे हिसाब से। तो करना क्या होता है, 100 लिखा गया है, इसको क्या कर दो, जिससे ये विभाजित होने की बात करता है उसको विभाजित कर दो। एक काम करो, 100 में 3 से भाग दो। कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। 3 त्रिक 9, 1 उतारोगे, फिर 0 आएगा, 3 त्रिक 9, 1 बच जाएगा। शेषफल मेरा 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया। शेषफल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, जो काम आपने यहाँ पे किया है वही काम दूसरी संख्या जिसकी बात किया था उसके साथ कर दो। इससे भी 3 से विभाजित करो तो 3 छक 18। अब 20 में से 18 जाएगा तो 2, फिर 0 आ जाएगा, 3 छक 18। शेषफल 2 बच गया। कोई बात नहीं, शेषफल कितना बच रहा है, क्या बच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, आपके पास भागफल मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों फल हैं, ये भागफल, ये शेषफल, ये बेटा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। ठीक है, तो इसकी कहानी है, बताऊंगा आगे। तो अतः संख्या क्या हो जाएगी? अतः 3 से डिविजिबल होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा? दोनों भागफलों का अंतर कर लो। मतलब 66 में से कितना घट जाएगा? 33, तो बचेगा 33। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 100 से लेकर 200 तक या 100 से 200 के बीच 3 से कटने वाली जो संख्याओं की संख्या होगी वो 33 होगी। जैसे पहली संख्या कौन होगी? 102 होगी। ऐसे ही फिर इसमें 3 जोड़ दोगे, 105 होगी। ऐसे ऐसे करते 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 टोटल 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती होंगी। तो लिखिए जरा रूल में लिखिए। देखिए बेटा, रूल बहुत है, लेकिन मैंने कहा कि मैं इजी मेथड बताऊंगा, वरना भी एपी का रूल यूज करता तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता और फिर दिक्कतें भी होती। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक सी केयरिंग करनी होती है, बताऊंगा अभी आगे। तो फिलहाल लिखें जरा रूल में, लिखिए। सबसे पहले दोनों संख्याओं को दी गई संख्या से बारी बारी भाग देते हैं और प्राप्त भागफलों का अंतर ज्ञात करते हैं। यही दी गई संख्याओं के बीच भाजकों की कुल संख्या होती है। ठीक बेटा, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए जरा। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी
3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो बेटा क्या करना है, 100 और 200 दिया गया था, हमने क्या किया 100 में 3 से भाग दिया, भागफल मेरा आ गया 33। यही प्रोसेस मैंने 200 के साथ किया, तो 200 में मैंने 3 से भाग दिया तो भागफल 66 आ गया। अब मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों को घटा दिया, उसी का मतलब होता है अंतर, तो आ गया 33। चलिए छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं। 100 और 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। चलिए बेटा, मैंने 100 दिया, अब इसमें 8 से देंगे, फिर मैंने 200 दिया, इसमें भी 8 से देंगे, तो जब 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 करने में 8 हो जाएगा, 2 होगा, 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 आ गया, शेषफल 4 मिल गया। अब यही बात 200 के साथ करेंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, एक कट्टी कुट्टा हो जाएगा, मतलब शेषफल कितना हो जाएगा बेटू, शेषफल मेरा 0 हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है आपको, थोड़ा सा सतर्क रहना है कि जो बड़ी संख्या है अगर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो इस रूल का प्रयोग करते समय इसकी जो भागफल है 1 कम कर दी जाती है, 24 मान ली जाएगी। लेकिन कब, जब बड़ी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब। रही छोटी संख्या के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी पूरी पूरी विभाजित हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अतः 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या क्या कर देंगे बेटा, 24 में से 12 घटा देंगे, 20 के लिए 12 आ जाएगा। अगर ये रूल हम भूल गए मेरे प्यारे बच्चों तो हम 25 में से 12 घटा देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा 13, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही मिलेगा और आप बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ उसको लगा के चले आएंगे और बन जाएंगे उल्लू। ठीक, तो इसको छापो और स्टार मार के जो बात बोलना चाहता हूं उसको लिखिए, पहले छाप लो इसको। हो गया, जल्दी करें भैया आप लोग, इतना स्लो लिखेंगे तो होगी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की। चलिए रूल में लिखिए, इस नियम का प्रयोग करते समय यदि बड़ी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उसके भागफल को 1 कम करके अर्थात
उसके भागफल में से एक घटाकर उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं। अच्छा बेटा, उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? यही जो करते थे आप, ठीक है। चलिए, हो गया? रफ करूं? क्यों पंडित जी, रफ करें? चलिए, आप तो सो रहे हैं भैया। चलिए, अब इसका लिखते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या होगा बेटा? प्रोसेस यही होगा, अब एक साथ 2-3 संख्याओं से विभाजित होने की विभाज्यता पूछी जाएगी। तो उनके लिए क्या करना है? जैसे कहा दिया जाए कि 500 से 1000 के बीच। अच्छा बेटा, चाहे बीच की बात करें चाहे से की बात करें तो उतना ध्यान देना। जैसे कहता है कि 100 से 500 तक, तो 100 को भी लिया जाएगा, 500 को भी लिया जाएगा। और कहा जाए 100 और 500 के बीच, तो इसका मतलब 100 को भी और 500 को भी छोड़ना होगा, उनके बीच की बात करेगी। लेकिन इस रूल का यूज करते समय आपको ना तक देखना है ना बीच देखना है। हमने कहा बाबा रामदेव मेथड है भैया, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ठीक? तो इस पे ध्यान देंगे। तो अब क्या पूछेगा? दे देगा कि 500 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कटती हों, 3 से भी कटती हों, 4 से भी कटती हों। यानी विभाज्यता का जो क्वेश्चन है 1 पे पूछा जाता था अभी तक, वो 2-3 पर पूछा जाएगा। तो लिखिए जरा रूल में लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या पूछी जाए तो अब बेटू लिखेंगे रूल। लिख लीजिए रूल, नियम। भैया थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखते रहे यार आप लोग, है ना? रूल सीख जाए, मतलब इतना याद रहे कि रूल क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इतना ध्यान दें, वरना आप लोग हो गए हैं खजूहट। बाकी रवि सर की क्लास में आप लोग इंग्लिश सीखते रहिएगा, वो तो बड़े पोलाइट से बताते हैं, हम तो आपको घंटा मार के बाहर निकाल दें, है ना? क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम IAS ऑफिसर बन जाएं और ABCD पता नहीं है। अरे नहीं पता है बुरी बात नहीं है, लेकिन सीखते नहीं, यही बुरी बात है ना? बस खा लिया, हम उठा के चल दिए। चलिए लिखिए जरा रूल। सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं और उसके बाद उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं। मतलब बेटा पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, उसका रूल वैसे यूज करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। लिखो जरा बेटा, 500 और 1000 के बीच, 500 और 1000 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। क्वेश्चन हो गया। तो बेटा रूल में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक।
अच्छा एलसीएम क्या है, एलसीएम कैसे होता है और इस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, बेटा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, तो उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। बट इतना उम्मीद करते हैं कि एलसीएम थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब जैसे मैंने 3 संख्याओं का निकाला, तो जो मेरे टेट सीटेट के बच्चे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है। काफ़ी लड़कियों का मैथ बैकग्राउंड बहुत ही पीछे छूटा हुआ होता है, तो वो बेचारी बच्चियाँ नहीं जानती हैं। तो बेटा उनको भी सीखने का अधिकार है, उनको भी सीखने दें। अब देखो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे हम 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 का निम्न 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक, 4 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, बेटा हम 2 से तब तक काटते जाएंगे जब तक कि उनमें से सभी संख्याएं 2 से कटने की जो पॉसिबिलिटी रखती थी, यानी तब तक काटेंगे जब तक 2 से संख्या पूरी विभाजित ना हो जाए। अब इनमें कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो 2 से कटे, तो हम 3 से करेंगे। अब लघुत्तम कितना हो जाएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट, 2 का निम्न 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो इनका अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम हो गया बेटू 12। यानी अब आपका जो क्वेश्चन था कि 500 और 1000 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 3 से और 4 से पूरी विभाजित होती हैं, उस प्रश्न का मतलब ये हो गया कि 500 और 1000 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूरी कटती हैं। तो 12 के केस में जो आंसर आएगा वही आंसर मेरे प्यारे बच्चों इनके साथ भी आएगा, क्योंकि इनको अलग अलग करके निकालना, घटाना, जोड़ना बहुत टिपिकल हो जाता है, प्लीज़ बिलीव मी। तो अब ये आपके लिए आसान हो गया। 500 में किससे भाग देंगे, 12 से। तो भैया भागों देना आप लोग सीख जाए और थोड़ा बहुत ज्ञान आना चाहिए। तो 12 चौक 48। अब 50 में से 48 गया 2, 0 राइट करेंगे, 12 करने में 12, 8, शेषफल कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिखाया था कि बड़ी संख्या के साथ अगर भाग देते हैं और पूरा कट जाए तो उसमें से भागफल में से एक घटाकर उपरोक्त रूल यूज करते हैं, पहले का नियम यूज करते हैं। लेकिन छोटी संख्या के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी संख्या कटे या ना कटे, भैया छोटी संख्या है बेचारी, कटे या ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं 1000 पर। 1000 में हम 12 से भाग देंगे तो 10 में तो जाएगा नहीं, तो पहाड़ा तो याद ही होगा भैया आप लोगों को, 12 बट्ठे 96। अब 100 में से 96 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 तियाँ 36, फिर 4 आ जाएगा। अब देखो बेटा अगर ये पूरा कट गया होता और यहाँ 83 आया होता तो 83 ना मान के उसको हम 82 मानते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा है नहीं तो हम बेसिकली मान सकते हैं। तो अतः क्या हो गई, अतः कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा छापना मत गधों जैसे, 83 माइनस 41, ये हो जाएगा भैया 42। यानी 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी और 12 से भी कटेंगी। तो छापो जल्दी से और एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी करें। तो हो गया भैया। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखें जरा, लिखिए जरा। 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से 4, 5 और 6 से
पूरी 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 विभाजित हो जाती हैं। इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, हम पहले बता दें भैया। चलिए लगाइए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है लगाने का, क्योंकि आज क्लास इसी पे हम बैंड अप करेंगे। हो गया? हाँ, कितना आया? अच्छा 7। और किसी का? कितना आया? नहीं। देखो भैया, बस खाली खा खा के मोटे हो रहे हैं भैया आप लोग। देखो इधर से 4, 5, 6 का हम क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम। तो 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60। कैसे हुआ? हल्का सा जो रूल बताया था उसका यूज कर लें, बाकी इसका टॉपिक होगा तो बताएंगे। अब इसने क्या कहा था कि 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो हम 60 फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे? इसी 200 में 60 से भाग देंगे। तो लगभग देखा जाए तो 6 3 18, यानी लगभग 3 बार तो जा ही सकता है। अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा तो 3 बार आप देख सकते हैं। पक्का है? 60 3 6 3 18 180 हो जाएगा। अब 20 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाएगा नहीं तो उसे भी छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? सीधा 600 में 60 से देंगे। देखो 60 इकन्ने में 60 होगा, लेकिन मैं अभी भाग का रूल नहीं बता रहा हूँ, सीधा सवाल लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कट गया। तो भैया अभी बताया था जब पूरा कट जाएगा और बड़ी संख्या पूरी कट जाएगा तो जब बड़ी संख्या पूरी कट जाएगी तो क्या करना होगा? भागफल को 1 कम करके लिखना होगा, अर्थात 10 ना मानकर 9 माना जाएगा। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अतः भाजकों की कुल संख्या बराबर 9 - 3 बराबर 6। तो 7 वाले तो भैया अपने घर जाएं, वो हो गया उल्लू मिला जुला के पूरा। बार बार बताया बेटा कि अगर बड़ी संख्या पूरी कट जाएगी, गधों, जब बड़ी संख्या पूरी कट जाएगी तो उसमें से 1 कम करके लिखना है। और आप लोग आराम से 10 में से 3 घटा के 7 चिपका दिए, पागल कहीं के। चलिए ठीक है, आज इतना ही बताएंगे, है ना, क्योंकि आप लोग का दिमाग क्वेश्चन नहीं काम कर रहा है। और बाकी आगे की इसकी बात होगी। और हाँ, टेट वाले बच्चे जितने भी क्वेश्चन 2011 से इस पर आए होंगे हम कल देखेंगे क्लास में आप लोगों की। ठीक है, चलिए, बाकी कल आपकी क्लास होगी। अभी जाएंगे नहीं, अभी रवि सर आपकी इंग्लिश क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए बाय।